जय माँ। हम लोग योग समन्वय की धारा में आगे बढ़ेंगे और आज आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो योग समन्वय के पूर्ण ज्ञान का योग, योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज, उसका 20वां चैप्टर है। ये चैप्टर है द लोअर ट्रिपल पुरुष। तो हम लोग सावित्री में भी ये पढ़ रहे हैं कि ये जो जड़ तत्व है, यहाँ से भगवान तक पहुँचने की एक सीढ़ी है। अब कई बार ये आता है कि क्या भगवान वहाँ है, यहाँ नहीं है, कण कण में नहीं है। ये सब एक साथ सही है। भगवान हमारे अंदर हैं, ये भी सत्य है। अब उसकी बात अलग शेयरविद करेंगे अप्रोप्रिएट प्लेस पे, लेकिन हमारे अंतर्यामी सखा बंधु मित्र के रूप में वो सदैव साथ हैं। लेकिन उनका एक रूप है जिसको हम ईश्वर, राज राजेश्वर, जो सब चीज़ के परे है, ये भी एक सत्य है। ये भी भगवान का ही एक सत्य है। और ज्ञान योग हमें वहाँ तक ले जाता है जहाँ से उसकी उद्गम स्रोत है, उत्पत्ति हुई है। इसको हम इस तरह से समझें कि गंगा तो गंगा सागर में भी है, वहाँ भी गंगा है, लेकिन गंगा गौमुख में भी है, गंगा गंगोत्री में भी है, गंगा हरिद्वार में भी है। तो गोमुख जहाँ से ओरिजिन हो रहा है गंगा का, या बल्कि ज्ञान योग आपको ले जाएगा ओरिजिन कहाँ है गंगा का, गोमुख में भी नहीं है। गंगा का जो ओरिजिन है वो तो शिव के जटाजूट में है, वहाँ से भी नहीं है। ब्रह्मा के कमंडलों में है, वहाँ भी नहीं है। वो विष्णु भगवान के हृदय से है। तो गंगा के ही उस शुद्धतम स्वरूप को हम कह सकते हैं कि ज्ञान योग के माध्यम से हम उन ऊंचाइयों पर जाकर के उसको टच करना चाहते हैं। लेकिन वो कठिन है, इसलिए हम प्रारंभ कहीं से भी करें। हर जगह गंगा है, ये भी सच है। सही भाव से अगर आप जुड़ोगे भगवान से तो आपके हृदय में निवास करते हैं, और जड़ तत्व में भी हैं। तो ये बैकग्राउंड इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब भी ये लैडर ऑफ सेल्फ ट्रांसेंडेंस की बात आती है कि ये सीढ़ी जो बनी है जो ऊपर तक ले जाती है, तो ये वेदों में इसका वर्णन है और श्री अरविंद भी इसकी बात करते हैं। और कुछ ऐसे योगी हैं जो इसकी चर्चा नहीं करते हैं। एक बार एक बड़े फेमस योगी हम लोगों के पौंडीचेरी के पड़ोस में ही हैं, तो उनसे पूछा गया था कि श्री अरविंद जो सुप्रामेंटल की बात करते हैं वहाँ पहुँचने की, तो भगवान तो सब जगह हैं। उन्होंने कहा हाँ, वो तो हृदय के अंदर है, तो इट इज़ द सेम डिवाइन। पर हृदय के अंदर जो पक्ष है भगवान का, वो इमिनेंट डिवाइन, यानी अगर मुझे पर्सनल जीवन में कुछ गाइडेंस चाहिए तो इतना काफ़ी है। इसीलिए माता जी भी कहती हैं कि निज की मुक्ति कठिन नहीं है। व्यक्ति का भगवान से संपर्क होना, उसके फलस्वरूप आनंद शांति की अनुभूति, हृदय के स्रोत से ज्ञान के चक्षु खुल जाना, प्रेरणा का आना, शुद्ध प्रेम का विकसित होना, ये सब आसान है। लेकिन अगर आपको इस सामूहिक जीवन के रूपांतरण की बात करनी है, पार्थिव जगत की उत्पत्ति और उसकी नियति की बात करनी है, तो आपको उसके ओरिजिन में जाना पड़ेगा। तो ये 3 स्तर हैं भगवान के। एक है विश्वगत, एक है विश्वातीत ट्रांसेंडेंट, एक है विश्वगत कॉस्मिक, और तीसरे इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। तो ये 3 लेवल की बात है। ज्ञान योग में इस समय हम लोग उनके उच्चतम स्वरूप तक चढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। अब इस चैप्टर का नाम है लोअर ट्रिपल पुरुषा। तो पुरुष प्रकृति कौन है? आप ऐसे समझिए कि यही का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि छत्रपति महाराज शिवाजी की सेना जिंजी तक आई थी, और जिंजी में भी फोर्ट वास्तव में उसको कहा जाता है कि शिवाजी का फोर्ट है। और वहाँ पे लेकिन हर जगह जहाँ ऐसे सेना जाती है, कोई भी सेना जाती है, ब्रिटिश एम्पायर की भी सेना ऐसी थी, तो वहाँ पे उसका कोई अधिपति होता है, और अधिपति उस राजा के बिहाफ पर रहता है, नियुक्त होता है। तो उसका जो आदेश है आपको वैसे मानना है कि वो महाराजा का ही आदेश हो रहा है। हालांकि वो उसकी सीमाएं हैं, कुछ चीज़ें वो नहीं कर सकता है, उसके प्रावधान नहीं है इसका। और उसकी सेना होगी, जो अधिपति होगा, और उसकी सेना होगी। सेना किसकी बात सुनेगी? अधिपति की बात सुनेगी। और वो सेना भी किसके बिहाफ पर है राजा के बिहाफ पर। लेकिन यहाँ पर तत्कालिक रूप से वो केवल वो अपने राजा के साथ जो सेनापति है उसकी बात सुन रही है। तो ये जो पुरुष की बात होती है, पुरुष प्रकृति की, तो हर स्तर पे भगवान का एक एस्पेक्ट है जो एक
विटनेस के रूप में है, जिसमें वो साक्षी रूप से या नियंता भी हैं कुछ हद तक, और वही प्रकृति जो उनके साथ जुड़ी हुई है। ओरिजिन में ये दोनों वास्तव में ईश्वर और शक्ति के ही सीमित रूप हैं। तो वो जो सेनापति कमांड दे रहा है, जिसकी बात सब सुन रहे हैं, क्यों उसके विरुद्ध जाने से लोग सोचते हैं? क्योंकि उनको पता है इसको शायद तो वहाँ से मिली हुई है, हालांकि उसके अधिकार सीमित हैं। तो जब लोअर ट्रिपल पुरुष की बात हो रही है, तो यही मतलब कि ये जो वेदों में जो 7 लोक बताए गए, मुख्यतः बहुत से सब लोक भी हैं छोटे छोटे, तो 3 निम्न स्तर के लोक हैं और 3 ऊपरी जगत के लोक हैं जो ओरिजिनल हैं, और बीच में उनको जोड़ने वाली कड़ी सुप्रामेंटल है विज्ञान में। 3 जो ओरिजिनल है वो क्या है? वो सच्चिदानंद है ओरिजिनल। तो सतलोक, तपोधन लोक या तपोगुण या चैतन्य लोक, ये दोनों एक ही 2 एस्पेक्ट हैं एक ही सत्य के। चिदघन लोक, या उसमें फोर्स भी आ जाती है, हरिहर। और तीसरा है आनंदमय लोक। और उस त्रिलोक को निम्न 3 लोक कौन से हैं? जिनसे हम परिचित हैं। भू जगत, भूर भुव स्व। भू जनरली जड़ लोक को, धरती यानी मेटेरियल यूनिवर्स को, जड़ जगत को। भर, भू भुव स्व। भुव कौन सा हो गया? वो प्राण जगत के लोक हो गए। और स्वर लोक कौन सा हो गया? मनोमय जगत का उच्चतम लोक, जिसको हेवेंस ऑफ द आइडियल, हम लोग सावित्री में भी यही पढ़ रहे हैं, इन्हीं का विस्तृत वर्णन पढ़ रहे हैं। और इन तीनों लोकों के अंदर उनकी प्रकृति है जो उनके अनुसार है, उनकी सीमाओं में बंधी है, और पुरुष तत्व है जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पर सीमित है। तो ये अगर बेसिक प्लान हम समझ जाएं, और हर जगह पर वास्तव में पुरुष और प्रकृति एक हैं। अगर आप किसी सेना है तो वो किसकी बात मान रही है? सेनापति की बात मान रही है। और सेनापति यदि ड्रंक है, बेहोश है, वो पड़ा हुआ है, तो भी सेनापति तो वही है। लेकिन तब क्या होगा? सेना मनमानी करेगी। तो उसी तरह पुरुष प्रकृति का ये संबंध होता है कि यदि पुरुष तत्व सुप्त होता है, जागृत नहीं होता है, तो वो प्रकृति के अधीन होता है। प्रकृति जहाँ ले जाती है वो चला जाता है, कहता है मैं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। और जब जाग जाता है तो प्रकृति उसके अधीन हो जाती है और उसके अनुसार चलती है। ये बेसिक चीज़ चलती है, हर लेवल पर ये चलती है। तो उसको श्री अरविंद इस चैप्टर में बहुत ही संक्षेप में, इसकी विस्तृत जानकारी तो उन्होंने दिव्य जीवन और सावित्री भी हम लोग अभी बहुत डिटेल में विस्तार में पढ़ेंगे, द वर्ल्ड स्टेयर। तो यहाँ पर चैप्टर 20 पेज नंबर 457, 457, चैप्टर 20, द लोअर ट्रिपल पुरुष। तो लोअर ट्रिपल पुरुष कौन हो गया? मनोमय, प्राण में और अन्न में, या अन्न में, प्राण में, मनोमय, अगर इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लोअर ट्रिपल पुरुष के और ये हायर ट्रिपल पुरुष कौन से हैं? तो वह है सत, चित, आनंद। और जोड़ने वाला कौन है? विज्ञान में, द सुप्रामेंटल पुरुषा। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा, सच इज द constituent principle of the various worlds of cosmic existence and the various planes of our being. They are as if a ladder plunging down into matter and perhaps below it. तो वो एकदम, इसीलिए अगर आप प्राण में पर भी आप हर लेवल पर आप उस पुरुष तत्व को जान सकते हो। वो एक साक्षी के रूप में, उसका एक आधिपत्य भी होता है कुछ हद तक। अगर आपका इवन अन्न में पुरुष बहुत डेवलप्ड है और मुक्त है काफ़ी हद तक वो, और हठ योग में यही प्रयास भी किया जाता है कि जिससे आप शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम को उससे ही कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वो जो अधीन था वो अब मुक्त हो गया है, कम से कम अपनी प्रकृति का वो मास्टर हो गया है। इवन परहैप्स to the point at which existence escapes out of cosmic being into ranges of a supracosmic absolute. तो ये पूरी सीढ़ी का एक उन्होंने एक फिर से हम लोगों को स्मरण करा दिया। But to our ordinary materialized consciousness all this does not exist. ये हम सब जानते हैं कि ये बातें
अगर आप कहोगे कि ऐसा है, वो कहेंगे कि नहीं, ये कहाँ है, हम तो केवल जड़ जगत को देखते हैं। तो जो भौतिक देह है उसकी सीमाएं, क्यों? ताकि वो उस सीमा में रहे। अगर उसकी आंखें खुल गई तो समस्या शुरू हो जाएगी। मान लीजिए आपकी प्राण जगत में बहुत जल्दी आप समझने लगे प्राण जगत के अंदर जो हो रहा है, तो कभी कभी वो बहुत ही अनकंफर्टेबल कर सकता है, क्योंकि कई चीज़ें जो भौतिक आंखों से नहीं दिखती हैं, तो आप सेफ हो। और प्राण जगत उन स्पंदनों को महसूस करने लगेगा जो प्राणिक सत्ता के अंदर हो रहे हैं, लेकिन आपको भौतिक देह से चिपके होने के कारण आपको पता नहीं है। तो इट क्रिएट्स अनदर काइंड ऑफ इम्बैलेंस। इसलिए अज्ञान का पर्दा, जिसकी बात कही है ना कि पर्दा जो खुल गया तो हट गया तो राज खुल जाएगा, तो यहाँ पर बट टू अवर ऑर्डिनरी मटेरियल कॉन्शियसनेस ऑल दिस डज नॉट एग्जिस्ट, because it is hidden from us by our preoccupation with our existence in the little corner of the material universe. ये ज्ञान उनके लिए नहीं है जो जीवन में केवल सुबह से शाम तक आज क्या खाना होगा, कैसे होगा, मेरा बेटा कहाँ पढ़ रहा है, मेरी बेटी की शादी कब होगी, आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ रही है। उनके लिए ज्ञान उनको नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि वो उस माया के भ्रमजाल में उलझे हुए हैं। तो यहाँ पर इसकी बात कही गई कि उनको इसकी बात करना व्यर्थ है। टू दैट कॉन्शियसनेस द वर्ल्ड इज ए मास ऑफ मटेरियल थिंग्स एंड फोर्सेस थ्रोन इनटू सम काइंड ऑफ शेप एंड हार्मोनाइज्ड इनटू ए सिस्टम ऑफ रेगुलेटेड मूवमेंट्स बाय ए नंबर ऑफ फिक्स्ड सेल्फ एग्जिस्टेंट लॉज विच वी हैव टू ओबे। इसका एक बहुत सिंपल उदाहरण है, बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर ये प्रश्न किया जाए किसी से, ये एक फिल्म आई थी, उस फिल्म में ये प्रश्न था। फिल्म अलग प्रकार की थी, शायद मुझे उसका नाम भी अब स्मरण नहीं है, इंग्लिश फिल्म थी। तो उसमें अगर ये प्रश्न किया जाए कि प्यार बड़ा या पैसा, अब आप इमोशनली बोलेंगे प्यार। आपने कहा 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, अब देखिए अब समस्या शुरू हो गई। एक फिल्म थी डेमी मूर, मुझे एक्ट्रेस याद है, हाँ यही उसकी थीम यही है। तो अब जड़ जगत में जो है वो उसके लिए वो प्यार वगैरह ठीक है, वो अपनी जगह होगा, लेकिन जो सॉलिड चीज दिखती है, कंक्रीट दिखती है, वो पैसे दिखते हैं। तो उसी प्रकार की एक चीज है कि आपको वो अज्ञान में जो रह रहे हैं उनके लिए यही सत्य है, उनको इसके परे सत्य नहीं मालूम है। इसीलिए लोग अभी भी सोचते हैं कि भाई राम जी को क्या जरूरत थी जाने की, लंका लड़ाई करने की, जान जोखिम लेने की। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि ईजियर थी, ठीक है जान की चली गई, माया है, लेट्स ऑल्सो भज गोविंदम भज गोविंदम। तो ये चीज़ है, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उस चेतना के लिए ये चीज़ें कुछ नहीं है, केवल जो जड़ जगत में दिखाई देता है, सुनाई देता है, वही सच है। इसीलिए एक जगह लिखा भी है, हमारे सभी शास्त्रों में लिखा है, बाइबल में भी लिखा है, इट इज ईजियर टू मेक ए कैमल पास थ्रू द आई ऑफ ए नीडल देन टू मेक ए रिच मैन टर्न टू गॉड। और माँ कहती इट इज वेरी ट्रू, क्योंकि वो आपकी बुद्धि को इतना अधिक हर लेता है, अधीन कर देता है कि आप उसके आगे नहीं देख पा रहे हो। और वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोगों का वर्णन है, जितने भी हमारे स्क्रिप्चर हैं, जिन्होंने प्रेम के लिए, आदर्श के लिए पूरे राजपाट को लुटा दिया। अब रामायण को ही देख लो। तो ये क्यों? क्योंकि उनके लिए वो सत्य है, इनके लिए ये सत्य है, और जो जड़ जगत में बंधे हुए हैं उनके लिए ये बहुत कठिन है समझना। और उस दृष्टि से वो क्या कहते हैं, संसार क्या लगेगा, आवर ओन बीइंग इज ए सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट और एटलीस्ट ए वेरी स्मॉल एंड माइनर सर्कमस्टेंस इन द यूनिवर्सल लाइफ ऑफ मैटर और द इटर्नल कंटिन्यूटी ऑफ द वर्किंग्स ऑफ मटेरियल फोर्स। बुद्धिस्ट व्यू पॉइंट यही है, क्योंकि वो मुख्यतः जो हीन यान का कम से कम जो है वो जड़ जगत है। ज़्यादातर स्पिरिचुअल मूवमेंट्स में आप देखोगे जड़ जगत है या आध्यात्मिकता है। तो ये जड़ जगत क्या है, एक एक्सीडेंट है, मानो या ना मानो इसकी सीमाओं में रहो, या फिर कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं कि इसके परे कोई स्पिरिचुअल स्टेट है या स्पिरिचुअल कुछ है ऐसा जिसमें आप इसको छोड़ के जा सकते हो। अब अगले पेज पर 458,
तो अब ये तो बड़ी मुश्किल है, फिर ये जेल से कैसे निकलेंगे? तो मैकेनिज्म है इसके अंदर। मैकेनिज्म क्या है? पेज 458 पे श्री अरविंद बता रहे हैं, बट बिकॉज ही इज ए सोल एंड नॉट मियरली ए लिविंग बॉडी, मैन कैन नेवर फॉर लॉन्ग रिमेन सेटिस्फाइड दैट दिस फर्स्ट व्यू ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, द सोल व्यू जस्टिफाइड बाय द एक्सटर्नल एंड ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स ऑफ लाइफ, इज द रियल ट्रूथ और द होल नॉलेज। ये इनबिल्ट है। आप एक सीमा के परे नहीं संतुष्ट रहोगे इस पहचान से। इट इज वेरी ब्यूटिफुल, माने वो बनी हुई है। एक पॉइंट तक आप खेलोगे ना टॉयज से, उसके बाद क्या खेलोगे? वो आप बोलोगे कि मुझे असली वाला चाहिए, ये चंदा नहीं चाहिए जो आप बाजार से खरीद के लाए, असली वाला चंदा चाहिए क्योंकि यू वांट दैट रियल थिंग। ये मनुष्य के अंदर एक भगवान ने बनाया हुआ है। अब ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के अलावा क्या है हमारे अंदर? अब श्री अरविंद हमको इसका प्रमाण दे रहे हैं। हिज सब्जेक्टिव बीइंग इज फुल ऑफ हिंट्स एंड इंक्लिंग्स ऑफ रियलिटीज बियॉन्ड। तो ये एक मनुष्य के अंदर बहुत अद्भुत बात है। ऑब्जेक्टिव किसको कह रहे हैं यहाँ पे? जो आपकी इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हो, ये जो चीज़ें ठोस दिखती हैं। कई लोग कहते हैं ना हमको ऑब्जेक्टिव प्रमाण चाहिए, तो कई बार मैं इसको जोकिंगली कहता हूँ, ऑब्जेक्टिव प्रमाण तो ये है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। सब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? प्रेम नहीं है। आप बोलो अब इसके और आगे चले जाओ, प्रेम किसी और से है, ये सब्जेक्टिव रियलिटी है। अब धीरे धीरे ये सब्जेक्टिव जगत जो है, सब्जेक्टिव क्या, जो आप महसूस करते हो अपने अंदर, लेकिन उसको बाहर नहीं दिखता, वो बाहर से नहीं दिखता है, बाहर से आप कोई तरह जान नहीं सकते। तो ये ऑब्जेक्टिव जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, लेकिन मनुष्य एक सब्जेक्टिव वैयक्तिक चेतना जिसको वो अनुभूत करता है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता, डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और उसके भी परे आइडियल, एक आइडियल वर्ल्ड की कल्पना। इसलिए हम लोग दुखी होते हैं, क्योंकि हमारा आइडियल वर्ल्ड क्या है? हमारा आइडियल वर्ल्ड है कि भाई जहाँ दुख ना हो, जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन ये जगत तो मैच नहीं करता उससे। तो कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये, जितनी जल्दी असंतुष्ट हो जाए व्यक्ति मेटीरियल वर्ल्ड से, उतना अच्छा है, और फिर प्राण जगत से और भी अच्छा है, और मन की सीमाओं से तो बहुत ही अच्छा है। ये असंतुष्टि वास्तव में एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। श्री अरविंद कहते हैं कि डिवाइन डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि वो आपको आगे की ओर ले जाता है। नहीं तो आप अपनी सीमाओं में खुश रहते हो। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे हमारे ज़माने में तो बहुत अच्छा था। क्या अच्छा था? संतुष्ट रहते थे। हाँ, इसलिए आप प्रगति नहीं करते थे। वो संतोष एक हायर संतोष है, वो एक अलग चीज़ है जहाँ आप सब चीज़ में दिव्यता अनुभव करते हो। लेकिन लोअर संतोष क्या है? ठीक है, अब जो है जैसे है उसमें संतुष्ट रहना, तो वो एक संभव नहीं है, क्योंकि हम प्रोग्राम्ड हैं टू गो बियॉन्ड। इट इज ओपन टू द सेंस ऑफ इंफिनिटी एंड इमॉर्टैलिटी। It is easily convinced of other worlds, higher possibilities of being, larger fields of experience for the soul. जो सब्जेक्टिव बीइंग है उसके लिए ये सहज है। और आप देखेंगे कि एशियाटिक रेसेस और यूरोपियन रेसेस में ये एक मूलभूत अंतर है। यूरोप फिर भी एक बीच में है ना, उसके अंदर एक चीज़ जागृत। अमेरिकन और इंडियन फील्ड्स में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर बहुत आसान है सब्जेक्टिव चीज़ को। आप बोलेंगे समर्पण आज हो गया, फेथ श्रद्धा समझ आती है, प्रेम भगवान के साथ भक्ति समझ आती है। पर अगर आप जाएंगे पाश्चात्य जगत में तो वहाँ जो चीज़ ठोस है, आंखों से दिख रही है, कानों से सुनाई दे रही है, वो समझ आती है। और उसका अपना एक औचित्य है, क्योंकि अल्टीमेटली विक्ट्री हैज़ टू बी फिजिकल, इसलिए दोनों को साथ। लेकिन दोनों में एक मूलभूत अंतर है। सब्जेक्टिव बीइंग अपने अंदर चीज़ों को अनुभव करता है और उनको सत्य मानता है कि भगवान के सामने गए, हमको बड़ा आनंद आया। आप पूछें कि बताइए कैसा आनंद आया, कितना बड़ा था, कितना साइज था आनंद का, कितने किलोग्राम वजन का था, आप हमको भी जरा बताइए कैसा। नहीं बता सकेंगे आप, लेकिन वो आपका सत्य है। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं। Science gives us the objective truth of existence and the superficial knowledge of our physical and vital being.
but we feel that there are truths beyond which possibly through the cultivation of our subjective being. अब उनको जानने के लिए कि आपको सब्जेक्टिव सेंस को डेवलप करना है. यानी कि अगर आप आश्रम में गए, समाधि के पास आपको बहुत अच्छा लगा, अगर आप ये बोलोगे कि अच्छा लगा, पता नहीं क्या लगा, अच्छा लगना क्या होता है, देन यू हैव नॉट डेवलपिंग इट. अगर आप बोलोगे मुझे अच्छा लगा लेकिन मैं उसको रिटेन नहीं कर पाया, मैं तो वहाँ जाके भगवान का स्पर्श पाना चाहता हूँ, तब आप उसको डेवलप करोगे. तो वहाँ फेथ की आवश्यकता होती है. एक है जो आप, हाँ अच्छा लगा, सब जगह अच्छा लगता है, और दूसरा है कि जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो कि नहीं ये अलग है और इसको मैं और अधिक किस तरह से ले जा सकता हूँ इसके अल्टीमेट चरम सीमा तक. When the knowledge of this world is ours, we are irresistibly impelled to seek the knowledge of other states of existence beyond, and that is the reason. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं कि जब हम जड़ जगत को एक्सप्लोर कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक प्रवृत्ति होती है अन्य जगतों को एक्सप्लोर करने की. तो उससे क्या, अब देखिए 1960 में पहली बार संसार ने क्या किया, लूनर लैंडिंग हुई. क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर बहुत कुछ जान गया, इतनी अधिक साइंस हमारी डेवलप्ड हो गई थी. अब वो चाहता था कि हम इसके परे जा करके और कुछ हमको जानना है. तो कैसे जानेगा? तो उसने कहा इसके परे क्या है, चंद्रमा दिखाई देते, चलो चंद्रमा में जाएंगे. तो चंद्रमा में गया. उसी समय एक और चीज घटना घटी, वो हुई कि योग का एक एक्सप्लोजन हुआ विश्व में. वह योग जो कंदराओं में छिपा हुआ था अमेरिका के मेन स्ट्रीम में आ गया. उसी के साथ क्या हुआ, हिप्पी मूवमेंट आया. हिप्पी मूवमेंट के पीछे क्या था, ड्रग्स लेके हम जो कन्वेंशन है उसको तोड़ना चाहते हैं, हम जीवन को नए सिरे से देखना चाहते हैं, और ड्रग्स लेके हम चेतना के उन अनुभवों को पाना चाहते हैं जो हमको आमतौर पर नहीं मिलते. उसमें बड़ी किताबें लिखी, आल्डो हक्सले ने डोर्स ऑफ परसेप्शन, हेवन एंड हेल, कि आपकी इंद्रियां अलग ढंग से इसी संसार को अनुभव कर रही. क्यों? क्योंकि जड़ जगत में हम एक सीमा तक अतिक्रमण कर चुके थे. तो ये एक प्रोसेस है. इसीलिए कभी सोचा है कि कलयुग के बाद सतयुग क्यों आता है, कलयुग के बाद द्वापर त्रेता फिर सतयुग क्यों नहीं आता, जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है. हालांकि कुछ एक गुरु आजकल ये कहने लगे कलयुग से द्वापर त्रेता, इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट गोज फॉरवर्ड. कलयुग में आप उस एक्सट्रीम लिमिट ऑफ मटेरियलिज्म में पहुंच जाते हो कि अंदर की सोल आपकी रिवोल्ट करती है. इसको शेर अरविंद सावित्री में भी बताते हैं. और जो रिवोल्ट करती है तो उसके अंदर विस्फोट होता है. इसलिए आप देखें कि 1960 के बाद कितने सारे मूवमेंट्स आए हैं. लोग उसको लेबल करते हैं नियो वेदांता, इस तरह की भक्ति वैसी, लेकिन वो एक नया, कंप्लीटली नए मूवमेंट्स आए हैं स्पिरिचुअलिटी के, क्योंकि आपके अंदर एक जो विस्फोट हुआ, पीपल वांट. और वे लोग जो बहुत अमीर लोग, हर तबके के लोग अब गुरु जी के पास लाइन लगा के खड़े होते हैं, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली होता है. इसलिए कहते हैं इट इज द रीजन वाई एन एज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटीरियलिज्म एंड स्केप्टिसिज्म is always followed by an age of occultism, of mystical creeds, of new religions and profounder seekings after the infinite and the divine. हम में से कई लोगों ने देखा है. मैं तो जब कॉलेज में था तो अब भगवान या वो कहते हैं अरे आउटडेटेड रिलीजियस लोग. अभी उल्टा है. अभी आप देखिए स्पिरिचुअल सीकिंग कॉमन प्लेस हो गई है, क्योंकि ये रिएक्शन सोल का नेचुरल है. तो ये श्री अरविंद पहले हम लोगों को बताते हैं. फिर कहते हैं रिलीजन के बारे में. रिलीजन क्या करता है? रिलीजन एक पहला अटेम्प्ट होता है मनुष्य का भौतिक जगत के परे क्या है उसको जानने का. कोई मिस्टिक होता है जो आपको बताता है, लेकिन वो जानता है कि भाई आप नहीं जा सकते वहाँ, मानो या ना मानो. तो मिस्टिक बताता है कि भाई वहाँ पर ऐसा है, ऐसे भुवन हैं, ऐसे जगत हैं. और जो एक एवरेज व्यक्ति बहुत कंफ्यूज होता है. अभी हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सुपरामेंटल वर्ल्ड का भी एक वर्णन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. आपको लगेगा कि वो किस जगत की बात कर रहे हैं, किसी भौतिक जगत की बात कर रहे हैं, बट जब आप पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट टाइम प्रॉब्ली इसको टच करेंगे, यू सी इट इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द सुपरामेंटल वर्ल्ड, जहाँ पर जीवन नहीं रह सकता. वो गोल्डन, उन्होंने कहा है गोल्डन वर्ल्ड है, जहाँ पर जैसे ही कोई भी जड़ तत्व जाएगा, जड़ उस पर आधार पर चीज जाएगी तो वैनिश कर जाएगी. ये सूर्य पुराण में भी आती है इसकी बात.
तो वो वर्णन है कि वहाँ आप नहीं जा सकते, जितना भी वर्णन है इसके नीचे का वर्णन है, बहुत सुंदर है, अद्भुत है। लेकिन अगर आपको ये ना पता हो कहीं कहाँ का वर्णन कर रहे हैं, कौन सी गोल्डन लैंड है, कौन सी लैंड है जहाँ दूध की नदी है, कौन सी लैंड है जहाँ शहद मिलता है, भारतवर्ष को जैसे कहा जाता था दूध की नदियाँ बहती थी, ये उस पुराण के आधार पर है। पुराण के आधार पर ये नहीं कि दूध बह रहा है दूध इज ए सिंबल ऑफ नॉलेज। जहां ज्ञान की नदियां बहती है वो दूध की नदियां बहती है। शहद जहां प्रेम पनपता है, प्रेम की ऊर्जा, उच्चतम प्रेम की, वहां शहद की नदियां हैं, लेकिन उसको सिंबॉलिक ढंग से बताया गया। तो रिलीजन क्या करता है, हमको बताता है इसके बारे में, लेकिन आपको एक्सेस कोड नहीं है। आप जैसी जाओगे, जैसे हम लोग सुनते हैं ना वृंदावन में अभी भी रास होती है, ऐसा सुनते हैं। नहीं जा सकते आप, क्योंकि आपको रात को दरवाजे बंद होते हैं और ऊपर से कहानियां बना दी हैं कि एक पहले कोई गया था अंग्रेज, वो पागल हो गया, दूसरा अर्जुन गए थे, अर्जुन को रास देखना था, तो कहा कि तुम पहले स्त्री बनो, तो वो यमुना जी में स्नान करके निकले तो स्त्री बन गए, तो कृष्ण जी की विशेष अनुग्रह से, और सुबह में वो झाड़ियां बन जाती हैं। अब क्या है ना कि रिलीजन टेल्स यू दैट एक्सेस कोड नहीं है, अब आप मानो या ना मानो, वो एक रिलीजियस चीज है, लेकिन वो मनुष्य कब तक संतुष्ट रहेगा। एक पॉइंट आता है और ये मेटेरियलिज्म का गेन होता है, कहता है मुझे अनुभव करना है, मान के नहीं काम होगा, तो वहां स्पिरिचुअलिटी प्रवेश करती है। तो रिलीजन के अंदर भी एक सीमाएं हैं, लेकिन रिलीजन का फायदा क्या होता है, पेज 459 पर बताते हैं कि इट्स फंक्शन इज टू एश्योर हिम टू ऑफ दैट पॉसिबिलिटी विच ही हैज ऑलवेज ड्रीम्ड, कि कुछ है जो मानव चेतना के परे है। इट ऑल्सो कन्फर्म्स इन हिम द सेंस दैट देयर आर वर्ल्ड्स और प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। वैकुंठ है, ब्रह्मलोक है, महादेव बैठे हैं कैलाश में, गए नहीं गए पर माने कितना अच्छा लगता है, उसकी कहानी पढ़े तो आनंद आ जाता है। ऐसी भी कोई जगह है, शिव पार्वती का संवाद देखिए, आपको कुछ देर लगेगा कि आपका मन वहाँ पहुँच गया है और बड़ा आनंद आता है। बाद में जब वापस आते तो कहते भैया खाना बनाया कि नहीं बनाया, आज क्या खाने में मिल रहा है, अन्य में जगत आ जाता है। लेकिन इट इज़ ये रिलीजन की एक ब्यूटी है कि वो एक टच देता है, ग्लिम्स देता है। ग्लिम्स क्या होता था, जब हम छोटे थे तो एक क्या बोलते हैं उसको, बायोस्कोप, नहीं देखा होगा आज की, हमने देखा है, हाँ बायोस्कोप होता था। एक आदमी, हाँ वो गांव में, तो वो क्या करता था कि आपको वो 10 चित्र दिखाएगा, उसके पैसे लगते थे, 10 पैसे लगते थे, तो 10 पैसे हम देते थे और वो आप देखो उसमें वो 10 चित्र दिखाता था। दिल्ली का कुतुब मीनार, ही क्या देखा हमने, ताजमहल आगरा का, और हम बड़े खुश होते थे कि भाई हमने देख लिया। क्या देखा आपने, कुछ नहीं देखा, वो चित्र देखा। तो रिलीजन उस तरह से है कि वो हमको एक दर्शन करा देता है, लेकिन नहीं कराता है, आपके अंदर प्यास जगा देता है, यार जाना चाहिए, एक बार एफिल टावर देखना चाहिए, लेकिन आपने देखा नहीं है उसको कभी। तो इस तरह से रिलीजन का ये काम रहता है। इंसिडेंटली इट गिव्स हिम ए रूल ऑफ मॉर्टल लाइफ बाय विच ही शैल प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर इमॉर्टैलिटी। कि देखो पांडव थे ना, वो चढ़ करके अमृत तो होके, अमर होके युधिष्ठिर चले गए, तो हम भी चाहते हैं कि भाई हम क्यों अपना शरीर, लेकिन युधिष्ठिर जैसा बनना पड़ेगा। रूल ऑफ लाइफ क्या है कि आपको धर्म और सत्य दोनों को पकड़ के चलना है। तो अगर आप चलोगे तो आप पहुंच जाओगे, नहीं तो भाई गिर जाओगे बाकी सब की तरह। तो ये करके उसने मनुष्य के अंदर एक प्यास भी जगाए रखा, एक जीने का एक तरीका बताया मॉर्टल लाइफ में। लेकिन ये समाधान नहीं है। अंत में वो क्या कहता है रिलीजन, ही इज ए सोल एंड नॉट ए बॉडी, एंड हिज अर्थली लाइफ इज ए मीन्स बाय विच ही डिटरमाइंस द फ्यूचर कंडीशंस ऑफ हिज स्पिरिचुअल बीइंग। कि भाई मूल रूप से तुम सोल हो, अनुभव नहीं कर सकते हो। ये रिलीजन की बात है, स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं श्री अरविंद, कि भाई तुम एक आत्मा हो, मरने के बाद आत्मा निकलती है, उसके बड़े ग्राफिक डिस्क्रिप्शंस हैं, निकल के इस लोक उस लोक जाती है, तुम पिंड दान कर दो तो पितृ संतुष्ट हो जाते हैं, और इत्यादि इत्यादि करके आप फिर कहते हो फिर अल्टीमेटली तो हमको वहाँ के लिए प्रिपेयर करना है। तो उससे क्या होता है, आप जीवन को एक अच्छा जीवन जीते हो, अच्छा एटलीस्ट मॉरली। लेकिन अगर आप किसी से भी पूछोगे कि भैया तुमने देखा, कहेगा भैया हमने सुना है। किससे सुना है? जिससे सुना है उसने भी किसी से सुना है, और ये सिलसिला चलता रहता है।
स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो अप स्टेप इन करती है. जो रिलीजन से संतुष्ट है उनको रहने दो अपनी जगह. स्पिरिचुअलिटी कहती नहीं, मैं अनुभव करना चाहता हूँ, मैं उस नारायण को अपने अंदर और विश्व में जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, कोई तो माध्यम होगा. तो वहाँ पर योग और अध्यात्म आता है. तो ये मूल डिफरेंस है. रिलीजन केवल विश्वास और मान्यता है. ये नहीं कि इसकी उपयोगिता नहीं है, अभी हमने पढ़ा इसकी उपयोगिता है. बहुत सी चीज़ें हम लोग नहीं जानते हैं कि आग को छूने से जल जाओगे, लेकिन बच्चा है, माता पिता की बात सुनता है तो सेफ रहता है. लेकिन आग को कैसे यूज़ करना है, इसके लिए बच्चे को खुद ही उस ऊर्जा को स्टडी करना होगा, क्योंकि पेरेंट्स ने नहीं किया है. तो ये डिफरेंस है. तो रिलीजन के आगे आती है स्पिरिचुअलिटी. तो रिलीजन का अंत क्या है? मोस्ट इनवाइट अस टू बेयर और टू अबैंडन अर्थली लाइफ एज ए ट्रायल और ए टेम्पररी एफ्लिक्शन और ए वैनिटी एंड फिक्स अवर होप्स बियॉन्ड. कि भैया देखो, सुख दुख यहाँ है, पीड़ा का संसार है, सह लो. नहीं, सहने के बाद क्या होगा? मरने के बाद तुम बैकुंठ जाओगे, स्वर्ग जाओगे. तो आदमी कहता है ठीक है, 80 साल की वहां तुमको 72 हूरें मिलेंगी. वो तो वर्स्ट है, क्योंकि वो तो सुख नहीं है, वो तो और भी तुम यहाँ जो पीड़ा हुआ, यहाँ तो एक ही से पीड़ा मिल रही थी, वहाँ 72 लोग तुमको पीड़ा देंगे. पता नहीं कैसे मूर्ख लोग हैं जो इसको समझते हैं कि ये रिवार्ड है. दिस इज नॉट रिवार्ड, दिस इज पनिशमेंट. You can't handle one person, you want to handle 72, you will be completely lost. और वो भी जो डिस्क्रिप्शन है, पर रिलीजन इसी में खुश रहता है. In some we find a vague hint of a future triumph of the spirit. कि देखो भैया, संसार जैसा ऐसा चलेगा, लेकिन एक दिन कल की अवतार आएंगे. अब इसको बड़ी सुंदर ढंग से कहानी सुनते थे कि भाई रिलीजन और स्पिरिचुअल लाइफ का क्या डिफरेंस है. तो वृंदावन में सारे ग्वाल बाल सब अपना मौज मस्ती कर रहे हैं. दुर्वासा ऋषि आए तो उनको लेक्चर अरेंज किया था इन्होंने, सब लेक्चर, पोडियम मिला, माइक मिला. अब वहाँ कृष्ण जी भी मौजूद हैं. तो दुर्वासा ऋषि पहचान गए, तो कहते हैं फोड़ दूं भंडा तुम्हारा. ऋषि कहते जो बोलना है बोलो, समझ बुद्धि सबकी मेरी पकड़ में है, समझेंगे वो जो मैं समझाना चाहता हूं. अब दुर्वासा ऋषि ने कह दिया आप में से कोई एक है, क्योंकि उनका एक ही क्वेश्चन था कि कंस बड़ा टैक्स लेता है, इसका हम क्या करें. तो उन्होंने कहा भाई देखो, ये समस्या तब तक चलेगी जब तक तारनहार आके कंस को नहीं मार देता. कहा तारनहार कहा, तुम में से एक है कोई. अब चले गए दुर्वासा ऋषि बोल के, आंख मार के कन्हैया को, और कन्हैया ने उनको कहा ठीक है, हो गया, ओके. अब एक ग्रुप बना. कहते हैं इनका कहने का मतलब पता है क्या था? अब ऐसा तो कोई व्यक्ति होते ही नहीं है. तो वो प्यार से ये कहना चाह रहे थे भैया कोई तारनहार नहीं आने वाला, कंस को टैक्स देते रहो. क्योंकि उनका ये कहने का तात्पर्य कि एक बच्चा जब कंस को मारे, कोई भला ये कोई हो सकता है संभव? तो इट वॉज हिज डिसेंट वे ऑफ सेइंग कि कंस विल रिमेन किंग फॉर एवर. ये मेटीरियलिस्ट थे. दूसरे रिलीजनिस्ट की भाई इस संसार में तो नहीं हो सकता, मरने के बाद सुना है स्वर्ग में ये संभव है. और कौन बच्चा? उन्होंने कहा जो बच्चा अपनी कनखी उंगली पर गोवर्धन को उठा लेगा वो मारेगा कंस को. उन्होंने कहा ये मजाक कर रहे हैं, ये कैसे संभव है. तो एक ग्रुप मेटीरियलिस्ट हो गया. दूसरा ग्रुप कहता है ये स्वर्ग में सुना है, ऐसे कर सकते हो आप. तो मतलब यहां तो कंस का ही राज रहेगा, स्वर्ग में जाके हम उसको पीटेंगे. तीसरे जो थे वो, उनमें से एक बच्चा कहता है माँ कल से मैं स्कूल नहीं जा रहा, मक्खन दे, मैं तो एक्सरसाइज करूं. कहा क्यों? वो कहा ना एक बच्चा होगा, क्या पता मैं ही वो बच्चा हूं. ये श्री अरविंद के डिवोटी से यहीं पर होना है. तो ये तीन कि भाई स्पिरिचुअल लाइफ वास्तव में अल्टीमेटली इट इज ए रेवलेशन ऑफ द डिवाइन हियर, हाईएस्ट पॉइंट पर रिलीजन आपको कहीं और का वो पासपोर्ट कि भाई कौन सा तुमने नाम बदल दिया, जॉन जानी जनार्दन हो गया, अब ठीक है तुमको फला फला स्वर्ग में टिकट मिल गया. पर एक आशा जगा के रखता है एक हद तक. रिलीजन इन फैक्ट इज नॉट नॉलेज बट ए फेथ एंड एस्पिरेशन. It is justified indeed both by an imprecise intuitive knowledge of a large spiritual truths
and by the subjective experience of souls that have risen beyond the ordinary life. Beyond the ordinary life कहीं बांके बिहारी के सामने उन्होंने कहा मारो प्रणाम बांके बिहारी जी. अब लोग कह रहे किनको प्रणाम करके आए, वो तो एक सेकंड को उड़ता है चला जाता है. आपने कहा अरे भाई तुमको पता नहीं है तेरी मूर्त. अब सम पीपल क्रॉस, क्योंकि उनको रिलीजन के कारण एक फेथ था, इंट्यूटिव एस्पिरेशन थी, और उसके कारण उनका पर्दा खुल गया. तो रिलीजन का अपना एक लाभ है, और हर एक रिलीजन में ऐसे लोग रहे, स्मॉल परसेंटेज जो प्रवेश कर जाते हैं. तो फेथ और होप देने के लिए इसका काम है. What science does for our knowledge of the material world, replacing first appearances and uses by the hidden truths and as yet occult powers of its great natural forces, and in our own minds, beliefs and opinions by verified experience and a profounder understanding, yoga does for the higher planes and worlds and possibilities of a being which are aimed at by the religions. अब देखो कैसा समन्वय ले आ रहे हैं वो. साइंस क्या करती है कि ये जो बाहर दृश्य जगत है इसके पीछे अदृश्य शक्तियां हैं, तुम उनको टैप कर सकते हो. जो मिट्टी है उसी के मटेरियल से सिल्का बना है, सिल्का को तुम अब देखिए क्या नहीं हो रहा है, सेमीकंडक्टर से लेकर आप उसको यूज कर सकते हो. आकाश दिख रहा है, वहाँ तरंगे हैं जिसके माध्यम से आप कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी, ना जाने क्या क्या कर सकते हो. अब योग क्या करता है, इसी चीज को आपके सब्जेक्टिव ट्रुथ से परिचय कराता है. भगवान के प्रेम में इतना अधिक घुल जाना कि अंतर खो देना, ये क्या कर रहा है, योग कर रहा है, भक्ति योग. ज्ञान योग क्या कर रहा है, इंट्यूटिवली उन सत्यों को जान रहे हो आप जो स्क्रिप्चर्स में लिखे हैं या शायद नहीं भी लिखे हैं. तो ये दोनों का अपना फील्ड. सो योगा और विज्ञान का एक समन्वय जो अन्यत्र उन्होंने बहुत विस्तार से किया इसी योग समन्वय में. अब वो इसी से फिर योगा ऑफ नॉलेज को ले जाते हैं कि योगा ऑफ नॉलेज में क्या है, दो प्रकार से ज्ञान को देखा गया है. एक है वो जो मूल ज्ञान. मूल ज्ञान क्या है कि देर इज द एक परम चेतना या सत्य है, और बीच की सारी कड़ी छोड़ दी गई है. मतलब वो तो स्टेयरकेस से आपको क्या लेना देना. वो एक सही बात है कि भाई आप चढ़ जाओ हिमालय पे, अंत में क्या है, माउंट एवरेस्ट. एक फिल्म थी ना ऊंचाई, तो आप वहाँ जाके आपने किया और हाँ माउंट एवरेस्ट के हमने दर्शन कर लिए, बाकी क्या लेना देना. तो वो ठीक है अगर आपको माउंट एवरेस्ट में जाके वहीं पर अपनी अंतिम डुबकी लगानी है, पर अगर आप वापस आएंगे तो लोग कहेंगे माउंट एवरेस्ट से क्या लाए. माउंट एवरेस्ट में तो देने को कुछ नहीं है, पर आप रास्ते में गए और देखा तो बहुत कुछ है जो इस संसार को सुंदर बना सकता है. तो वो सारा जो ज्ञान है, तो ज्ञान के ही दो एस्पेक्ट्स हैं. एक है जिसको ज्ञान विज्ञान कहा गया, ओरिजिनल सेंस में विज्ञान. एक है मूल सत्य का ज्ञान, और दूसरा है कि वो सत्य कैसे अपने आप को प्रकट कर रहा है संसार की अनेकों अनेकों अवस्थाओं में. वो विज्ञान वास्तव में उसी का नाम है, इन ए डीपर सेंस. और वो कहाँ से आता है, उसका ओरिजिन सुप्रामेंटल ट्रूथ है जिसने अरेंज किया है कि हर चीज़ के अंदर. अब देखिए एक जड़ी बूटी के अंदर औषधि का गुण है, ये गुण कहाँ से आया उसके अंदर. अब श्री अरविंद बोलेंगे रियल आइडिया. तो इसीलिए एक पूरा ये चीज़ें संसार को सुंदर बना सकती हैं, दिव्य बना सकती हैं, कम से कम आरामदेह बना सकती हैं, दिव्य नहीं भी बना सकती हैं. तो यहाँ पर उस ज्ञान की ये दो रूप श्री अरविंदो बता रहे हैं पेज 461 पर. वी मे सीक दिस नॉलेज ऑन टू साइड सेपरेटली. पहले तो वो बताते हैं कि ये कि एक योगा ऑफ नॉलेज है जिसमें आप सेल्फ को जानते हो, सेल्फ रियलाइज. दूसरा है बट द डिवाइन इन इट सेल्फ बींग नोन. द योगा ऑफ नॉलेज में वेल एम्ब्रेस ऑल्सो द नॉलेज ऑफ द डिवाइन इन इट्स रिलेशंस विद आवर सेल्व्स एंड द वर्ल्ड ऑन द डिफरेंट प्लेन्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस. तो वहाँ पर वो आप वास्तव में एक तरह से इंटीग्रल योग की तरफ जा रहे हैं. अब पेज 461 पे, वी मे सीक दिस नॉलेज ऑन टू साइड्स सेपरेटली, द साइड ऑफ पुरुष, द साइड ऑफ प्रकृति, and we may combine the two for the perfect possession of the various relations of पुरुष and प्रकृति in the light of the divine. अब देखिए पुरुष प्रकृति का एक मिलन का एक आपको आइडियल उदाहरण कि इनका फिजिकल प्लेन पे पुरुष और प्रकृति का अगर आपको परफेक्ट मिलन देखना है तो आप टार्जन की कहानियों में देखेंगे.
अद्भुत है वो। मतलब टार्जन को कोई गुण ज्ञान ये सब नहीं है, लेकिन टार्जन प्रकृति की सारी जो फिजिकल मटेरियल यूनिवर्स है, वनस्पति है, उसके साथ उसका बिल्कुल परफेक्ट इंट्यूटिव ज्ञान है। उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके साथ वो बड़े सुंदर ढंग से अपने को प्रस्तुत भी करता है। वो भगवान नहीं है, लेकिन वो भगवान का एक ऐसा लगता है कि फिजिकल वर्ल्ड में एक प्रकार का एक, जिस तरह से वो स्मूथली पूरे जंगल में नेविगेट करता है, कम्युनिकेट करता है, तो वो एक पुरुष प्रकृति। उसी तरह से प्राण जगत में आप देखिए नेपोलियन, ऐसे और भी राजा रहे हैं, प्राणवंत हैं। कैसे प्राणवंत हैं कि पूरे यूरोप को उन्होंने यूनिफाई कर दिया फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी के अराउंड। हालांकि उन्होंने अपोज किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, लेकिन फुलफिल किया उसकी सीक्रेट स्पिरिट को। उसी तरह मनों में जगत के ऐसे पुरुष प्रकृति का परफेक्ट समन्वय है। लेकिन आमतौर पर जब प्रकृति हावी होती है तो जो अन्नमय कोश का जो पुरुष है वो कहता है वो बड़ी गर्मी है, वो सोया हुआ है, वो केवल उससे प्रभावित हो रहा है, उसका मास्टर नहीं है। और प्राण में प्रकृति अगर प्राण में पुरुष के ऊपर हावी है तो कहता है मेरे अंदर में बहुत कामनाएं आ रही हैं, इच्छाएं आ रही हैं, डिजायर्स आ रही हैं, लेकिन वो उसके कंट्रोल में नहीं है। और मनो में पुरुष विचार आ रहे हैं नाना प्रकार के, लेकिन वो विचारों को दिशा मार्ग, उस उनके अंदर जो शक्ति है, प्रभाव है, वो नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ श्री अरविंद वही बता रहे हैं तीनों लेवल की। तो पहले तो फिजिकल यूनिवर्स का वो थोड़ा बहुत बताते हैं, फिर उसके बाद माइंड और लाइफ की बात करते हैं। अब कहते हैं मोर डेवलप्ड ह्यूमैनिटी कैसी होगी। अब ये लोअर ट्रिपल पुरुष, अब वो मनो में, प्राण में और अन्न में पुरुष की बात कर रहे हैं। ए मोर डेवलप्ड ह्यूमैनिटी अलाउज अस टू मेक ए बेटर एंड फ्रीयर यूज ऑफ ऑल द कैपेसिटीज एंड एक्सपीरियंसेस दैट वी डिराइव फ्रॉम द वाइटल एंड मेंटल प्लेन्स। सुपरमेंटल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं और आगे की बात नहीं कर रहे हैं। टू लीन मोर फॉर सपोर्ट अपॉन दीज हिडन प्लेन्स, बी लेस एब्जॉर्ब्ड बाय द फिजिकल, and to govern and modify the original nature of the physical being by greater vital forces and powers from the desire world and greater and subtler mental forces and powers from the psychical and intellectual planes. इसको हम लोग आमतौर पर मेंटलिस्ट वगैरह कहते हैं, और सत्य है कुछ हद तक कि आप माइंड की पावर को इतनी डेवलप कर सकते हो। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने कहा था, कहते थॉट रीडिंग बहुत आसान है, 3 दिन में तुम इस कैपेसिटी को, लेकिन लोग क्यों नहीं सीखना चाहते हैं? क्योंकि क्या हम विचारों को यही दूसरे के अंदर क्या कूड़ा कचरा भरा है ये कोई सोच। लेकिन एक शक्ति है, ऐसे लोग हैं, मैं भी मिला हूं ऐसे लोगों से जो आपके मन के विचार पढ़ लेते हैं। कई बार वो प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन वो प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपके अंदर जो आशाओं के बीज हैं वो सब वो जान गए हैं कि वो क्या चाहता है। अगर वो चाहता है कि मेरा बेटा अमेरिका में जा कर के, तो उनको पता नहीं, आपने बताया नहीं है, लेकिन वो लिखेंगे आपका बेटा, उसका नाम इससे शुरू होता है और वह अमेरिका जाएगा। अब चांसेस यही होते हैं कि अगर उस व्यक्ति के अंदर बहुत प्रबल डिजायर है, चांसेस इज कि इट विल इवन कम आउट ट्रू। दे आर नॉट फ्यूचर प्रेडिक्टर्स बट दे आर मेंटलिस्ट। उन्हें माइंड की ऊर्जा का, ऐसे ही प्राण की ऊर्जा का, उनको पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या डिजायर चल रही हैं। तो ऐसी भी शक्तियां होती हैं, और ये एक एक लेवल पे उठने के माध्यम है। बाय दिस डेवलपमेंट वी आर एबल टू यूज राइज टू हायर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द इंटरमीडियरी एग्जिस्टेंस बिटवीन डेथ एंड रीबर्थ, एंड टू मेक ए बेटर एंड मोर रैपिड यूज ऑफ रीबर्थ इटसेल्फ फॉर ए येट हायर मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स। कैसे? क्योंकि अगर आप, कई बार मैंने इस चीज़ को ऐसे ही बताया कि जब आप मृत्यु नज़दीक हो ना, तो आप व्यर्थ की चीज़ों में टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए कि भाई अरे हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी। अब वो जो होना है उनका होगा। अभी टाइम किस चीज़ में लगाना चाहिए? आप जिस चीज़ में लगा रहे हो वो एक्चुअली वो फॉर्मेशन साथ लेके जा रहे हो। आपको अगर सुपर रिच का अनुभव लेना है, कंसंट्रेट ऑन दैट। वो और बात है कि आपको पता चलेगा कि इट वॉज नॉट वर्थ इट। भगवान में मग्न होना है तो भगवान के ऊपर ध्यान दो। तो वो, क्योंकि ये वो पावर आपके साथ कैरी हो, वो फॉर्मेशन है, इसको माने का है फॉर्मेशंस जो आपको कैरी करते हैं। और इसकी शक्ति इस हद तक होती है कि आप शारीरिक रूप से कितनी भी जटिल परिस्थितियों में हैं, आप स्वयं को प्राण में जगत या मनो में जगत में विड्रॉ करके आप उससे अलग हो सकते हैं।
ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने शरीर को, उनके कष्ट मिल रहा है, जेल में है, प्रताड़ना सह रहे हैं, लेकिन उनकी मन की शक्ति से उन्होंने अपने शरीर पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया, और वो जिसको कहते हैं ना, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तो बहुत बड़ी संभावना है इसमें। तो लेकिन ये सब अभी अज्ञान के ही घेरे में खेल है, लोअर ट्रिपल पुरुष है। लेकिन यहां पर श्री अरविंद अज्ञान नहीं कह रहे हैं, लोअर ट्रिपल की बात कर रहे हैं। दिस मे बी डन on the side of Purush by drawing back from the physical self and its preoccupation with physical nature, and through concentration of thought and will, raising oneself into the vital and then into the mental self. ये देखा गया है कि जो लोग मेंटल पुरुष में जो रहने लगे हैं, उनको भौतिक स्तर की कई चीज़ों का पता नहीं चलता है, क्योंकि वो उसमें नहीं है, इसलिए उनको वो चीज़ें टच नहीं कर रही हैं। चाहे वो हानि, लाभ, मात्रा, स्पर्श जिसकी बात हुई है, इंद्रियगत चीज़ें, क्योंकि वो मन, और मन के ऊपर अगर आप चले जाएं तो आप सोचिए इससे कंप्लीटली फ्री हो सकते हैं। तो पुरुष तत्व क्या है? वो आपको फ्रीडम दे रहा है, लेकिन उसका एक दूसरा साइड है, वेदांत पुरुष तत्व, तंत्र जो उसका नेचर का साइड। मनोमय पुरुष में आप उठेंगे तो आपकी क्या नेचर सेम रहेगी जो अभी एक एम्बॉडीड माइंड की है, या अलग होगी, उसकी भी बात की है श्री अरविंद माता जी ने। फॉर एग्जाम्पल, जब आप प्राण में जगत में उठेंगे तो आपकी प्रकृति भी अगर राइज कर रही है, तो प्राण में जगत की में जो व्यक्ति सच में उठ गया है, प्रकृति उसकी अपग्रेड हो गई है, तो वो जो कामना करता है वो पूरी हो जाती है। और बड़ा भयानक ही है, क्योंकि वो उसमें उलझ भी सकता है कि अरे हमने तो, माँ एक जगह कहती हैं कि आई आस्क्ड फॉर 1 पेटीकोट एंड 5 केम, क्योंकि आपने प्राण में जगत भी अपग्रेड हो गया है। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि भाई हम क्या मांग रहे हैं और क्या आपके जीवन में। मनो में जगत में उठ गया तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? इंस्पिरेशन, इंट्यूशन, उसको रैशनल थॉट रिप्लेस हो जाता है। तो अगर कोई रीज़न के आधार पर उससे तर्क कर रहा है तो उसको हंसी आएगी, उसको लगेगा कि ये क्या बचपना कर रहा है, क्योंकि वो इंस्पायर्ड थॉट होता है जिसमें लॉजिकल लिंक्स भी होते हैं, लेकिन वो सोच के लॉजिकल लिंक्स नहीं बनाए हैं, दोनों में अंतर है। तो ये संभावनाएं श्री अरविंद हम लोगों को बता रहे हैं। वी हैव टू इन द सेम वे टू गो येट हायर एंड रेज अवर सेल्व्स इनटू द मेंटल सेल्फ. By doing so, we can become the mental self and drop the physical and vital being into it. Here too we acquire at first a certain remoteness, but we can also, instead of being thus remote and detached, become rather superior to the life and body and the vital and material planes and act upon them with mastery from our new height of being. तो दो संभावनाएं, आप इसके ऊपर चले गए, रिमोट हो गई है, ये कामनाओं का खेल चल रहा है, यू आर नॉट अफेक्टेड। भौतिक जगत में चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, यू आर नॉट अफेक्टेड। लोग डिस्कस डिबेट कर रहे हैं, यू आर नॉट अफेक्टेड। लेकिन आप प्रकृति के साइड में भी उस चीज़ को अपग्रेड कर सकते हो, आप उस पर ग्रेटर मास्टरी ला सकते हो। इस हद तक जा सकती है कि आपकी जो इच्छा है वो खींच के ले आएगी उस चीज़ को जिसकी आपने इच्छा की है। तो ये इस हद तक ये जा सकती है। माइंड जो चीज़ को जानना चाहता है, अटेंशन जाएगी वहाँ और आप जान जाओगे। तो इस यहाँ पर श्री अरविंद कहते हैं दोनों संभावनाएं of dynamics than physical or vital energy, something which we may call pure mind power and soul force, which the developed human being uses indeed but derivatively and imperfectly. जो डेवलप्ड है उनको ये पता चलता है, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उसको बड़े imperfectly यूज करते हैं। But which we can now use freely and with knowledge becomes the ordinary process of our action, while desire, force and physical action fall into a secondary place. प्राण में जगत में तो आपके जो डिजायर्स हैं वो फलित होंगे, पकड़ के ले आएंगे उस चीज को जिसकी आपको डिजायर है। नेचुरली वो बड़ा भयानक, यू गो थ्रू इट, यू जैसे जैसे ये शक्तियाँ आती हैं एंड देन यू गो स्टिल फर्दर। जिसका साइकिक बीइंग डेवलप्ड है वो अपने आप उसके अंदर वो शक्ति आएगी कि वो किसी के अंदर प्रेम जगा दे भगवान के प्रति। उसके अंदर डिजायर्ड सेल्फ अगर आपके अंदर मास्टरी हो गई है तो उसके संपर्क मात्र से वो कम हो जाए आपके अंदर। ये सब शक्तियाँ हैं क्योंकि आपकी चेतना विशालता में प्रवेश कर रही है। दैट इज व्हाट गुरुज डू एक्चुअली टू एन एक्सटेंट, ऑथेंटिक गुरुज।
वो प्रोसेस नहीं बताते हैं, ज़रूरत नहीं है। जो मोस्ट पावरफुल ऑथेंटिक गुरुज हैं वो आपको ये नहीं बताते हैं ये करो वो करो। उनके सानिध्य में आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, क्योंकि उनकी चेतना आप सीमित नहीं है एक छोटे से ईगो आइडेंटिटी में। वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, या आपके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कोई चीज़ परिवर्तन आता जा रहा है। श्री अरविंद तो ऐसे ही करते थे, वो सोच के, दैट वाज एनफ। सो all these however are circumstances of the lower triple world of our being, the त्रैलोक्य of the ancient sages। अब समझ आता है कि ये रावण वगैरह जब कहा गया था तुम त्रिलोकाधिपति बन गए हो, तो त्रिलोक का क्या मतलब है? माइंड पावर डेवलप हो गई, वाइटल पावर डेवलप हो गई, जो जिसको किस हद तक उन्होंने डेवलप किया था, फिजिकल पावर डेवलप हो गई इस हद तक कि उससे वो अनेकों प्रकार के इल्यूजन्स क्रिएट कर देते थे। तो लेकिन हाईएस्ट पावर नहीं आती थी उनको, उसके लिए तो आपको ईगो कंप्लीटली देनी है, जहाँ पर वो नहीं हो पाता। इसीलिए माँ कहती है फॉर द सुपर माइंड द ईगो हैज़ टू गो कंप्लीटली, वो आएगा ही नहीं। ये सेम ट्रूथ है कि अगर आपको हाईएस्ट चाहिए तो आपको इसका बलिदान करना पड़ेगा। लेकिन श्री अरविंद की योग में ये सब पावर आती हैं, आप इसमें भटकते नहीं हो, रहती हैं और आप आगे बढ़ते जाते हो, क्योंकि ये भी भगवान की हैं और भगवान की सेवा में ही इनका उपयोग होना चाहिए। तो श्री अरविंद के योग में आप ना इनको सीख करते हो, ना इनको आप डिस्कार्ड करते हो। ये जैसे जैसे आती हैं, जैसे सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से, कृपा से आता है, ये भी भगवान की कृपा से आती हैं और इनको आप भगवान की सेवा में लगा देते हो। लिविंग ऑन दीज वी आर whatever the enlargement of our powers and our consciousness, still living within the limits of the cosmic gods। ये लेकिन हमको पता होना चाहिए कि मन की शक्ति, प्राण की शक्ति, देह की अद्भुत शक्ति, देह की भी फिजिकल कॉन्शियसनेस। राम मूर्ति को देखिए, ये नहीं कि वो बहुत कोई मोटा ताजा वेजिटेरियन था, देह की शक्ति क्या डेवलप थी कि वो 60 मील प्रति घंटा की, 60 किलोमीटर शायद जो ट्रेन आ रही है, उसने ये प्रॉमिस किया था कि मैं इसको रोक दूंगा, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, आई विल डू इट बट इफ यू से दैट यू विल फ्री इंडिया। और उसका रियल लाइफ में फिजिकल चेतना की शक्ति को देखिए। जब वो पेरिस गया था, राम मूर्ति को वो भीम की उपाधि मिली थी, तो उसने बुल, स्पेन में होती है ना बुल वगैरह रोकने का, जो सारे इतने लोग पीछे पड़े रहते हैं, समझ नहीं आता आदमी बैल के पीछे पड़ा है या बैल आदमी के पीछे पड़ा है, और गिर रहे हैं, लुढ़क रहे हैं। तो राम मूर्ति ने कहा ये तो मैं एक क्षण में कर सकता हूँ। तो लोगों ने उसको बहुत अल्टीमेटली बोला ठीक है, पर वो मेरा सम्मान नहीं, भारत का सम्मान करोगे। मैंने कहा ठीक है। ये खड़ा हो गया, कुछ नहीं कर रहा है, उधर से वो बुल आ रहा है, इसने कुछ नहीं किया, बस हाथ दोनों आगे करके उसके हॉर्न। ये रियल स्टोरी है, कंफर्म्ड स्टोरी है। उसने क्या किया, हाथ बढ़ा के बस उस बैल के सींगों को पकड़ लिया, बैल रुक गया, ऐसे किया, गिर गया ये चला है, नहीं कोई एफर्टलेस। तो ये सारी शक्तियां हमारे अंदर छिपी हैं और वो सब जागृत होती हैं योग के माध्यम से। हम लोग इन सब को भगवान की सेवा में लगाते हैं, ये नहीं कि ताकि उनका संसार में उनका ऐश्वर्य व्याप्त हो, क्योंकि ये तो उन्हीं का है सब कुछ। यही डिफरेंस है। To achieve real freedom and mastery, we have to ascend to a yet higher level of the many plateaued mountain of our being। लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो प्रारंभ है, प्रारंभ है प्रचंड तो ये श्री अरविंद स्मरण कराते हैं कि लोअर ट्रिपल पुरुष और वो प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं, जो अभी छिपी हैं, गुह्य शक्तियाँ, इनकी जागृति ये हमारा ना लक्ष्य है ना वो अंत है, लेकिन ये होंगी। उनको भी जैसे कोई भी चीज़ हमारे पास आती है भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, तो उनको भगवान को अर्पित करनी चाहिए, लेकिन लक्ष्य इसके परे है। ये त्रिलोकाधिपति हमारा लक्ष्य नहीं है, इसके परे लक्ष्य है जिसकी बात श्री अरविंद आगे करेंगे। जय माँ।